Hello everyone, myself Pratima Nagpal and today we are going to start our fourth chapter of economics of 10th class, that is globalization and the Indian economy. So let's start the lecture. बेसिकली हम इस चैप्टर में एलपीजी पॉलिसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उसमें भी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, एलपीजी पॉलिसी 1991 में आई थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे फिनेंस मिनिस्टर थे। इसमें जो एलपीजी पॉलिसी है, एल का मतलब लिबरलाइजेशन दिया हुआ है, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन एंड जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। अब बात आती है कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन को हम हिंदी में बोलते हैं वैश्वीकरण। क्या ये पूरे संसार के साथ होता है कि कुछ कुछ देशों के साथ होता है? तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ वन कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम एक देश की इकोनॉमी को बाकी सारे देशों के साथ क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि इंटर रिलेट करना, एक दूसरे के साथ जोड़ना। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, MNCs plays important role in the process of globalization। जो MNCs हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, यानी कि अहम भूमिका निभाती है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में। एमएनसीज का मतलब होता है जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जिनका एक देश से ज्यादा के देशों में क्या चलता है, अपना व्यापार चलता है। जैसे कि एक देश में तो ये कर रहे हैं प्रोडक्शन, दूसरे देश में कर रहे हैं असेंबलिंग कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स की, और तीसरे देश में इनका कॉल सेंटर चल रहा होता है। मेनली इनका जो एम होता है, अलग अलग देशों में जो कंट्रोल करते हैं, ये जो बिजनेस करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि इनकी जो कॉस्ट है वो बच सके। जब एक्सपेंडिचर कम होता है तो जो कंपनीज है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकती हैं। More and more goods and services, investment and technology are moving between countries। यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे गुड्स है और जो हमारी सर्विसेज है यानी जो सेवाएं हैं, इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी है, ये एक देश से दूसरे देश में क्या होती है, मूव करती है। ठीक है, एक देश से दूसरे देश में जाती है। जैसे कि अगर एमएनसी हमारे देश में आ रही है, कोई भी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी हमारे देश में आकर व्यापार करना चाहती है, तो इसमें क्या, हमें क्या बेनिफिट होगा, हमें गुड्स एंड सर्विसेज और मिलेंगी, हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी, हमारे देश में और इन्वेस्टमेंट आएगी। फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है, लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज कंट्रोल्ड बाय एमएनसी। यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारा फॉरेन ट्रेड है, जो बाहर का जो हमारा व्यापार चल रहा है दूसरे देशों के साथ, वो उसमें जो है एमएनसी कंट्रोल करती है। यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज इसमें ज्यादा जो है अपना कंट्रोल, आधिपत्य जो है अपना स्थापित करती है। नेक्स्ट दिया हुआ है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। यानी कि ग्लोबलाइजेशन का हमारे इंडिया पर, हमारे भारत पर क्या असर पड़ा। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, MNC have increased their investment in India over the past 20 years, which means investing in India has been beneficial for them। यानी कि जो MNCs है इन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ा दिया है। ठीक है, अगर हम पिछले 20 सालों की बात करें, क्यों, क्योंकि जो हमारी जो MNCs हैं बाहर की, उनको भी बेनिफिट हुआ है हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने से। नेक्स्ट दिया हुआ है, टॉप इंडियन कंपनी रेज देयर स्टैंडर्ड ड्यू टू कंपटीशन एंड दे आल्सो गॉट टेक्नोलॉजी बाय कोलैबोरेटिंग ओवर देम। यानी कि जो टॉप इंडियन कंपनीज है उन्होंने भी अपना जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ा दिया है कंपटीशन की वजह से। क्योंकि क्या होता है, जो बाहर की कंपनीज आती हैं, अगर हम अपने देश का एग्जाम्पल लें, अगर एक मार्केट में एक तरह के गुड्स की बहुत सारी शॉप्स है तो उनके बीच क्या हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है। तो ऐसे ही अगर हमारे देश में एमएनसीज अगर आ रही हैं तो कंपटीशन ऑब्वियसली बात है कि इंक्रीज हो जाएगा। जब कंपटीशन इंक्रीज होगा तो हमारी जो इंडियन कंपनीज है उनको भी अपना स्टैंडर्ड जो है वो हाई करना पड़ेगा। और इससे क्या हमें बेनिफिट्स हुए हैं कि हमें टेक्नोलॉजीज मिली हैं अगर हम उनके साथ क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, यानी कि मिलजुल कर जो है व्यापार करते हैं। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, सम लार्ज इंडियन कंपनीज बिकम एमएनसीज लाइक टाटा, इंफोसिस, एशियन पेंट्स। यानी कि जो हमारी यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनीज है वो क्या बन गई है, वो एमएनसीज बन गई हैं। जैसे कि टाटा हो गया, इंफोसिस है, या फिर एशियन पेंट्स जैसी और भी बहुत सारी कंपनीज है। नेक्स्ट है, मोर जॉब्स फॉर पीपल एंड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनी। यानी कि ज्यादा से ज्यादा जॉब्स जो है लोगों को मिली है जब एमएनसीज हमारे देश में आती हैं, और जो कंपनीज है उनको भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जैसे कि टेक्नोलॉजी वाला। लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, मोर चॉइसेस, चीप प्रोडक्ट्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज। यानी कि लोगों के पास ज्यादा चॉइसेस हो जाती हैं क्योंकि मार्केट में अब बहुत ज्यादा वैरायटी हो गई है एक ही प्रोडक्ट की। चीप प्रोडक्ट्स यानी कि जब कंपटीशन इंक्रीज होता है तो जो कंपनीज है वो क्या करती हैं, अपने
सेल आउट करने के लिए कई बार उनके जो प्राइसेस हैं वो कम कर देती हैं, तो जिससे लोगों को ये फायदा होता है और इससे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी लोगों का इंक्रीज हो रहा होता है। अब हमने उसके पढ़े थे अच्छे प्रभाव, अब ग्लोबलाइजेशन के डीमेरिट्स की बात आती है। स्मॉल बिजनेसेस और कंपनीज कुड नॉट फेस द कंपटीशन, यानी कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, यानी कि जब वैश्वीकरण हुआ, तो हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी थे, ठीक है, जो हमारी छोटी छोटी जो कंपनीज है वो ये कंपटीशन फेस नहीं कर पाए। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ये तो है एमएनसी, लेकिन जो हमारे यहाँ छोटे छोटे व्यापारी हैं ये इस वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको फेस नहीं कर पाए। नेक्स्ट दिया हुआ है लेबर लॉज वर मेड फ्लेक्सिबल व्हिच वाज अगेंस्ट एम्प्लॉय, यानी जो लेबर लॉज है उसको जो हमारी गवर्नमेंट ने उन्होंने फ्लेक्सिबल बना दिया था जो कि एम्प्लॉयज के फेवर में नहीं था। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स लाइक धोती मटकास एक्सेट्रा नॉट ग्रोइंग, यानी कि जो हमारे यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स है जैसे कि धोती मटका और ऐसे और भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे ग्रो नहीं कर पा रहे थे। अब बात आती है लिबरलाइजेशन की। Liberalization means removing barriers or restrictions set by the government is what is known as liberalization, यानी कि जितनी भी restrictions हैं, ठीक है, या barriers हैं, उनको जो जब government हटा देती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, liberalization बोलते हैं। With liberalization of trade, businesses are allowed to make decisions freely about what they wish to import or export, यानी कि जब liberalization होता है तो businesses या जो businessmen होते हैं वो free हो जाते हैं अपने डिसीजन लेने के लिए कि वो जो भी इंपोर्ट करना चाहते हैं यानी आयात करना चाहते हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है जब हम बाहर की कंट्री से अपने देश में कुछ लेकर आते हैं जिसको हम आयात बोलते हैं हिंदी में, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना जब हम अपने देश से बाहर जो है सामान बेचते हैं। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है द गवर्नमेंट इम्पोजेस much less restrictions than before and is therefore said to be more liberal, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो जो है अब कम बहुत ही कम जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है लेकिन कम रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है जिससे कि अब जो है हमारा ट्रेड जो है अब और ज्यादा लिबरल हो गया है। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन, इट इज द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर और वी कैन से द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जब पब्लिक सेक्टर से ट्रांसफर होती है एसेट्स, यानी कि जब पब्लिक सेक्टर अपना कुछ जो अधिकार है वो प्राइवेट सेक्टर को दे देता है तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। अब एक क्वेश्चन राइज होता है व्हाट आर द थिंग्स दैट एमएनसीज लुक फॉर बिफोर सेटिंग अप अ प्रोडक्शन यूनिट, यानी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जब अगर कोई भी एमएनसी है एक प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करना चाहती है, कोई भी कंपनी अपना अगर अपने आप को सेटअप करना चाहती है तो कौन कौन सी चीजें देखती है। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि वो जो कंपनी है वो मार्केट के क्लोज होनी चाहिए जिससे कि उनका ज्यादा एक्सपेंडिचर ना आए, ज्यादा कॉस्ट ना आए ट्रांसपोर्टेशन में। नेक्स्ट दिया हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एट लो कॉस्ट, यानी कि उनको स्किल्ड लेबर भी मिल जाए और अनस्किल्ड लेबर भी मिल जाए और कम दामों पे, यानी कि काम तो करा रहे हो लेकिन ज्यादा पैसा ना देना पड़े, सैलरी या वेजेस ज्यादा ना देने पड़े। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है गवर्नमेंट पॉलिसीज शुड बी इन देयर इंटरेस्ट, यानी कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जैसे कोई भी एमएनसी हमारे देश में आ रही है, ठीक है, तो हमारे देश की जो पॉलिसीज है हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो उनके इंटरेस्ट में होनी चाहिए, उनके फेवर में होनी चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और ये तो मेन है ही और बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कोई भी अगर फैसिलिटी है ट्रांसपोर्टेशन की वो प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट दिया हुआ है वेज टू सेट अप अ प्रोडक्शन यूनिट, यानी कि कैसे कैसे एमएनसीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो हमारे देश में सेटअप हो सकती हैं, अपने प्रोडक्शन को और इंक्रीज कर सकती हैं। कौन कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कई बार जो एमएनसीज होती हैं वो लोकल कंपनी के साथ ज्वाइंट हो जाती हैं, यानी कि कोलैबोरेट कर लेती हैं और मिलजुल कर व्यापार करती हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है एमएनसीज के पास क्योंकि बहुत पैसा होता है तो कई बार क्या करती हैं लोकल कंपनीज को परचेज कर लेती हैं, उनको बाय कर लेती हैं और अपना जो प्रोडक्शन है उनको एक्सपेंड कर देती हैं। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है एमएनसीज प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स, इसमें क्या होता है जो एमएनसीज होती हैं यानी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं ये जो ऑर्डर है प्रोडक्शन का ये लोकल प्रोड्यूसर्स को दे देती हैं, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको दे देती है और उसके बाद अपना जो है लोगो उस पे लगा देती हैं। तो ये तीन तरीके थे
जो प्रोडक्शन यूनिट, जो अगर एमएनसी है अपना प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करना चाहती है तो फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा कि जो है लोकल कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लेती है। सेकंड पढ़ा हमने कि वो जो लोकल कंपनीज है उनको बाय कर लेती है, परचेज कर लेती है, उसके बाद अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करती है। और थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा कि कई बार जो है ये लोकल प्रोड्यूसर्स को या स्मॉल प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन का ऑर्डर दे देती है और उसके बाद अपना लोगो लगा देती है। नेक्स्ट है एसईजेड। हमारे देश में एमएनसी ज्यादा से ज्यादा है, एफटीआई ज्यादा से ज्यादा यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एसईजेड को एस्टैब्लिश किया। एसईजेड का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। एसईजेड में मेनली वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होती हैं, जैसे कि वाटर फैसिलिटीज 24/7, रोड्स फैसिलिटी या फिर स्टोरेज फैसिलिटी। अगर कोई भी एमएनसी यहाँ पे आती है एसईजेड में तो यहाँ पे कोई भी टैक्स का कलेक्शन जो है वो नहीं होता, क्योंकि 5 साल में। और यहाँ पे जो लेबर लॉज है वो भी फ्लेक्सिबल होते हैं, जो कि एमएनसी के फेवर में होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट इंटरनेशनल ट्रेड पे लगाती हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है ट्रेड ऑन टैक्स ऑन इंपोर्ट्स। टैक्स ऑन इंपोर्ट्स का मतलब है अगर कोई भी बाहर से हम लोग कुछ भी इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, तो और हमारी जो गवर्नमेंट है उस पर टैक्स लगा रही है, उस पर ज्यादा टैक्स लगा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि बाहर से कुछ भी अगर हम इंपोर्ट करें वो कम से कम हो। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है गवर्नमेंट यूज दीज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। यानी गवर्नमेंट ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो भी ट्रेड बैरियर्स या कुछ भी ट्रेड बैरियर्स लगा रही है वो इसलिए लगा रही है ताकि वो डिसाइड कर सके कि कितना जो सामान है वो आना चाहिए, विच व्हाट काइंड ऑफ गुड्स जो है, किस तरह के गुड्स हमारे देश में आने चाहिए और कितने आने चाहिए। यानी कि हमारे देश में जो फॉरेन ट्रेड है वो कितना इंक्रीज होना चाहिए, कितना डिक्रीज होना चाहिए, हमारे देश की इकोनॉमी को कोई असर ना पड़े ज्यादा, हमारी इकोनॉमी सेव रहे। इस वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है वो ट्रेड बैरियर्स लगाती है। नेक्स्ट दिया हुआ है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मेनली इसका जो एम है वो लिबरलाइज करना है इंटरनेशनल ट्रेड को। लिबरलाइज का मतलब होता है कि फ्रीली ट्रेड हो पाए बिना किसी दबाव के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। अगर हम देखें डाटा जून 2014 का तो इसमें 160 कंट्रीज हैं जो कि मेंबर हैं डब्ल्यूटीओ की। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है so WTO is supposed to allow free trade for all. In practice, it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barriers. यानी कि WTO क्या चाहती है, उसका एम क्या है कि जो ट्रेड है वो फ्रीली हो, यानी रिस्ट्रिक्शंस कम से कम हो, और ये भी देखती है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपनी मनमानी ना करें, अनफेयरली ट्रेड को ना करें। फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है WTO rules have forced the developing countries to remove trade barriers। यानी कि जो WTO है वो कई बार फोर्स करती है, दबाव डालती है डेवलपिंग कंट्रीज पे कि वो जो अपने ट्रेड बैरियर्स हैं उनको रिमूव कर दे, ताकि जो हमारे व्यापार है वो फ्रीली हो पाए, लिबरलाइज तरीके से हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। यानी कि हमें क्या क्या करना चाहिए कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत ही फेयर तरीके से हो पाए। तो हमारी गवर्नमेंट इसमें बहुत कुछ कर सकती है, जैसे कि जो लेबर लॉज है, ठीक है, उनको जो है लेबर के फेवर में बना सकती है और उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर सकती है। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है गवर्नमेंट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स बाय यूजिंग ट्रेड बैरियर्स। जो गवर्नमेंट है वो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट कर सकती है, उनको सपोर्ट कर सकती है अगर वो ट्रेड बैरियर्स लगा रही है। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि अगर इंपोर्ट्स पर टैक्स लग रहा है तो यानी वो भी ट्रेड बैरियर है, तो इससे क्या होगा, हमारे देश के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको उभरने का मौका मिलेगा, वो भी एक्सपेंड हो पाएंगे। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है गवर्नमेंट कैन अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन WTO। यानी कि गवर्नमेंट ऐसे भी कर सकती है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है WTO में वो अपना जो है डोमिनेशन ना करे, डोमिनेट दूसरी कंट्रीज को ना करे। इसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट जो है स्पेसिफिक जो कदम है, यानी कि जो कुछ कदम है वो इसमें उठा सकती है। So if you like my video or lecture, so please don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. Thank you so much.